स्वागत है आपका आदेश रावल जी, नई परख के मंच पर। आज थैंक यू सर। नई परख के दर्शकों के सामने आप मेरे साथ पहली बार आ रहे हैं। आपने मेरे प्रस्ताव का मान रखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आदेश रावल जी एक देखने में तो बहुत यंग हैं और यंग हैं भी, नौजवान हैं भी, लेकिन राजनीति की गहरी पकड़ रखते हैं और तमाम बड़े प्रतिष्ठित टीवी चैनलों पर लगातार उनकी उपस्थिति देखी जा सकती है और वो पॉलिटिक्स के एडिटर भी हैं। तो आदेश जी, मेरी प्रमुख जिज्ञासा ये है कि बिहार चुनाव के परिणाम, फिर 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा और कांग्रेस द्वारा ये तय करना कि वो एसआईआर के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाएगी। इन 3 चीज़ों के इन 3 चीज़ों का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए एसआईआर को लेके आपने आंदोलन किया, आपने यात्रा निकाली बिहार में, हुँ, लेकिन जो नतीजे आए वो ये बताते हैं कि कोई ज़्यादा लोग उससे जुड़ नहीं पाए। हुँ, आपने कहा कि एसआईआर के ज़रिए आपका वोट का अधिकार आपसे छीना जा रहा है, लेकिन जब मैं रिज़ल्ट की तरफ देखता हूँ, तो वो साफ दर्शाता है कि ये मुद्दे जनता के बीच में हैं ही नहीं। जो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में देखने को मिला, वो ये था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। और वो दर्शाता भी है इस बात को कि जिस तरीके से चुनाव के बीच में चुनाव आयोग ने आँखें बंद कर ली और लोगों के खाते में पैसे भेज दिए गए और लगभग 30,000 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक से लोन भी लिया गया है। तो इन सब को देखते हुए अभय जी मुझे लगता है कि विपक्ष ठीक है, कुछ समय के लिए एसआईआर के मुद्दे की बात करेगा और अपनी फेस सेविंग कर लेगा, लेकिन उसको ऐसे मुद्दे तलाशने चाहिए जो जिनसे वाक़ई में ही जनता आपसे जुड़े, आपके आपके सामने वो चीज़ आए कि हाँ, जनता अब आपके साथ आपकी बात पे सहमति जता रही है। क्योंकि आपने देखा है कि तीसरी बार लोकसभा में केंद्र में सरकार मोदी जी की आई है और राज्यों में आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक विपक्षी पार्टियाँ जो हैं वो हारती जा रही हैं। तो एक मजबूत विपक्ष का होना बेहद ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। तो एसआईआर के मुद्दे के साथ-साथ विपक्ष को एक ऐसा ठोस मुद्दा तलाशना चाहिए, जिसमें वो जनता के बीच जाए और उनकी उनकी बात जनता से कनेक्ट हो सके। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे स्टालिन हो, तेजस्वी यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से आने वाले अगले साल जो चुनाव है जिन राज्यों में 4 राज्यों में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम, ये चारों चुनाव विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर, अगर आप बीजेपी और टीएमसी का पिछली बार का 2021 का वो डिफरेंस निकालेंगे और उसके बाद वहाँ पे जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि उतना ही वोट खत्म करने की कोशिश है सिस्टमैटिकली। तो एसआईआर एक ऐसा हथियार सरकार के पास आ गया है, जिसमें उसने इस हेरा-फेरी को कहूँ, बेसिकली मैं इसको एक हेरा-फेरी समझता हूँ, ये एक मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन है कि इस लेवल का कि आपको कहाँ पे, किसके, कितने वोट काटने हैं। लेकिन उसमें विपक्ष जो है वो फ़ेल है, क्योंकि उसके पास भी ज़मीन पे कार्यकर्ता हैं, उसके पास भी अपने लोग हैं। इस एक्सरसाइज़ पे मुझे लगता है कि सरकार ज़्यादा हावी है, बीजेपी ज़्यादा हावी है बनस्पत इसके कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं या जो नेशनल पार्टी है, उनके पास भी जो संगठन है, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके बूथ के वर्कर हैं, वो उनके उनके पास कोई बेहतर जवाब नहीं है इसका। तो सबसे पहले तो विपक्ष को एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि वो सरकार के इस एसआईआर के हथियार से कैसे लड़ेगी, कैसे वो ज़मीन पे काम करेगी, कैसे उनके लोग अ, उनकी पार्टी के वोट ना कटें उसको रोकेंगे। तो तब जाके मुझे लगता है कि विपक्ष को कुछ फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो हथियार है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हथियार है सरकार के पास जो है और मुझे लगता है कि अ, इस हथियार का जवाब फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अगर नज़र आया तो मुझे उम्मीद है वो आपको पश्चिम बंगाल में मिल सकता है। नहीं, तो पश्चिम बंगाल में चूँकि ममता बनर्जी के पास काफ़ी कार्यकर्ता हैं और ममता बनर्जी किसी एक ख़ास समाज के या 1-2 समाजों की नेता ना होके पश्चिम बंगाल में लगभग पश्चिम बंगाल के सभी समाजों में उनकी साख है। बार-बार चुनाव जीत के उन्होंने साबित किया है। वो तेजस्वी यादव की तरह नहीं है केवल मुस्लिम यादव नेता ही हों या केवल पिछड़े वर्ग की नेता हों या भद्र लोग बंगाली की ही नेता हों। वो मुसलमानों में भी उनकी पैठ है, उनकी पैठ पिछड़े वर्ग के बंगालियों में भी है, उनकी पैठ जो अभिजात बंगाली हैं,
उनके उनके अंदर भी उनकी पैठ है। तो उनके पास कार्यकर्ता भी बहुत हैं बड़े पैमाने पर। तृणमूल कांग्रेस किसी भी तरीके से बंगाल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली संगठन है। सबसे तो सबसे बड़ी बात ये है अभय जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ कि वहाँ पे सरकार ममता बनर्जी की है। हाँ, सरकार भी उनके पास है, यानी ये सबसे सरकारी बड़ा अमला उनके बेनिफिट है। खिलाफ नहीं जाएगा। हाँ। तो इससे क्या लगता है कि जहाँ पर विपक्ष की सरकार होगी, क्या वहाँ पर एसआईआर की काट ज़्यादा अच्छी तरीके से की जा सकेगी? या अ, चूँकि विपक्ष की सरकारें नहीं होती हैं कई प्रांतों में, इसलिए एसआईआर की काट नहीं हो पाती? देखिए, इसका ताज़ा उदाहरण जो है वो बिहार है, क्योंकि बिहार में पहला एसआईआर हुआ और बहुत कम समय में हुआ और उसके बाद चुनाव हुआ, तो मुझे लगता है कि सरकार एनडीए की थी तो उनको फ़ायदा मिला इस बात का। अब ये हमें समझ में आएगा कि जिन 12 राज्यों के एसआईआर की घोषणा की गई है, उसमें अब असम को अगर छोड़ दें, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और केरल में सरकार, मुझे लगता है शायद केरल उसमें नहीं है। इन दोनों राज्यों में एसआईआर किस तरीके से होगा और विपक्षी पार्टियों की सरकार होने का क्या फ़ायदा इनको मिल सकता है, वो देखना पड़ेगा। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एनडीए की सरकार होने का फ़ायदा एसआईआर के एक्सरसाइज़ को मिला है और इससे सरकार को फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब जब अगले साल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद चुनाव में जाएँगे, उसके नतीजे हमें ये बताएँगे कि क्या सही मायने में इसका फ़ायदा सत्ताधारी दल को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। उसपे ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, क्योंकि बिहार का जो नतीजे हैं वो ये बताते हैं। आप देखिए 2020 के मुकाबले 2025 में बिहार में 75 लाख ज़्यादा वोटिंग हुई है और लगभग 61 लाख के आस-पास 65 लाख के आस-पास हमने वोट काट दिए और 21 लाख नए वोट जोड़ दिए। तो जब रिज़ल्ट नहीं आया था तो मेरी जिज्ञासा इस बात को लेके थी कि 75 लाख वोट कहाँ गया है? लेकिन जब मैं अब आंकड़े उठा के देखता हूँ, तो उसमें समझ में ये आता है कि 10,000 जो खाते में भेजे गए महिलाओं के खाते में, वो सीधी-सीधी एक सरकारी घूस थी। पहले नेता चुनाव में पैसे दे के वोट खरीदते थे, अब सरकारी पैसे के ज़रिए वोट परचेज़ की जा रही हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण जो है वो, और मैं ऐसा मानता हूँ अभय जी, कि ये गलत ट्रेंड सेट हो रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाला है। एक तरफ आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि ये हमारी अचीवमेंट है, अचीवमेंट नहीं है। अगर देश के 80 करोड़ लोग आपसे राशन लेकर रोटी खा रहे हैं, तो ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। और उसके बाद आपने ये ट्रेंड सेट कर दिया कि नहीं, अब 10,000 जो हमने भेजे हैं, आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है संख्या बढ़ जाएगी, जिसका सीधा बोझ सरकारों के ऊपर आएगा और रेवड़ी कल्चर जो डेवलप हो रहा है देश के अंदर, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए मुझे लगता है कोई सकारात्मक सोच नहीं है। हालाँकि पीएम कहते रहे हैं कि नहीं, रेवड़ी कल्चर बंद होनी चाहिए, लेकिन जब वो दिल्ली में भाषण देते थे केजरीवाल के सामने, तो कहा था रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर बोलते हैं तो उनकी सरकारें खुद ही कहती हैं कि नहीं, हमें ये लोगों को देना है। तो ये 2 तरफ का मामला है। अब मुझे ये देखना है सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या चुनाव आयोग, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और केरल केरल की सरकार को भी चुनाव के बीच में पैसे, सरकारी पैसे लोगों के खाते में भेजने की अनुमति देगा? या फिर ये स्पेशल स्कीम सिर्फ़ एनडीए की सरकारों के लिए है? तो आपकी बात का मतलब अभी तक ये निकला है कि जो शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं या जहाँ पे एनडीए की सरकार नहीं है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं की दम पर योजना बनाकर एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी की जो शरारत है, उस शरारत की काट तैयार करनी चाहिए। इसके खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जन आंदोलन जो मतदाताओं की और समस्याएँ हैं, महँगाई है, बेरोज़गारी है या गवर्नेंस से संबंधित समस्याएँ हैं, जन आंदोलन वगैरह उसके खिलाफ आयोजित करने चाहिए। मुझे अब लगता है अब कि एक एक आपने एक छोटी-सी बात और जोड़ दूँ उसके अंदर, लेकिन जो देश की मौजूदा स्थिति है, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अधिकतर राज्यों में है, कुछ एक बहुत कम राज्य हैं, उनकी सरकार नहीं है। तो इसका मतलब है कि एसआईआर उन राज्यों में तो कामयाब हो ही जाएगी, जैसे जिस तरह से भाजपा चाहती है उसी तरीके से, क्योंकि वहाँ तो विपक्ष के पास सत्ता नहीं है, तो वो उसकी काट नहीं कर सकता। ऐसी देखिए, हालत में वो क्या करेगा? आप आपने अभय जी बेरोज़गारी की बात करी। सबसे ज़्यादा युवा जो हैं वो हिंदुस्तान में बिहार में हैं। अभी हाल ही में वहाँ चुनाव हुआ और विपक्षी पार्टी ने कहा कि मैं रोज़गार दूँगा।
ठीक है, उनके उसके नंबर पे आप असहमत हो सकते हो कि कितना नंबर आपने प्रॉमिस किया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब जो बेरोज़गारी थी, वो इंस्टेंट मनी के आगे हार गई। आजकल लोगों को तुरंत चाहिए। एक ने कहा कि मैं आपको दूँगा, दूसरे ने कहा कि मैंने आपके खाते में भेज दिया। इंस्टेंट गीज़र की तरह राजनीति हो गई है इस देश की, कि आपने गीज़र ऑन किया, तुरंत गर्म पानी चाहिए। तो बेरोज़गारी के मुद्दे पे हर रोज़ एसएससी के पेपर लीक हो रहे थे, दूसरे एग्ज़ाम लीक हो रहे थे। पटना में लाठियाँ चल रही थी युवाओं के ऊपर, पुलिस के डंडे उनके ऊपर पड़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ उससे? लोग नहीं रिलेट कर पाए, बेरोज़गारी का मुद्दा नहीं चल पाया। क्या 2014 में, 2019 में, 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोज़गारी का मुद्दा चला? नहीं चला। 2024 में देखिए आप कि अगर संविधान के मुद्दे पे इस देश का दलित साथ नहीं आता विपक्षी पार्टियों के, तो क्या बीजेपी 240 पे होती? नहीं होती। बावजूद इसके कि आपने जनवरी में चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, कहा कि हमने भव्य राम मंदिर बना दिए है। उसके बाद 3 महीने में ऐसी परिस्थिति देश में पैदा हुई कि संविधान के मुद्दे ने और बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात जो देश में चली, उससे दलितों ने वो कुकर का जो प्रेशर था, उसको रिलीज़ कर दिया। और इसीलिए बीजेपी 240 पे आई। तो विपक्ष भी मुझे लगता है कि फँसा हुआ है। उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि हम किस विषय पे बात करें। कभी आप कहते हो कि चौकीदार चोर है, राफ़ेल की बात कर रहे हो, जनता उसको बाय नहीं कर रही है। तो फाइनली क्या अब ये मैं समझ लूँ कि धर्म की जो अल्टरनेट थी, जो कास्ट थी, वो जाति थी, इसलिए इन्होंने कास्ट सेंसस और ओबीसी की बात करी। धर्म में आप हिंदू-मुसलमान मतलब 80-20 कर रहे थे। जाति में भी तो अब जब आप ओबीसी की बात करते हो, वो भी तो 80-20 ही है। तो सफलता मिली है विपक्ष को ओबीसी में, ओबीसी के कहा कि हमें कास्ट सेंसस करेंगे, हम समाज के एक्स-रे करेंगे, तो उससे ऐसा नहीं है कि इससे फ़ायदा नहीं मिला, मिला है। मुसलमान, दलित और ओबीसी वोट टूटा था बीजेपी से। लेकिन उसके बाद जो राज्यों के चुनाव आए, उसमें जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया और जिस तरीके का रवैया विपक्ष का रहा, मुझे लगता है कि विपक्ष को अपने बारे में, अपने काम करने के तरीके में, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाना चाहिए। क्योंकि जब आप युद्ध में हैं, आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हो। आप अपना बेस शिफ्ट करते हो। आप या तो उस बेस को आगे लेके जाएँगे या पीछे लेके जाएँगे। लेकिन जहाँ से आप टारगेट हिट करना चाहते हो और अगर आप हिट नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि फिर आपको इस पे विमर्श करना चाहिए, इस पे गहरा मंथन करना चाहिए, सबको साथ बैठना चाहिए और छोटी-छोटी ईगोज़ को छोड़ना पड़ेगा विपक्षी पार्टियों को। मेरा मेरा ऐसा मतलब मानना है कि विपक्षी पार्टियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए? चाहे राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे आदित्य ठाकरे हों, आज इन सब के लिए इवन अखिलेश यादव हों। अखिलेश यादव भी 2 बार चुनाव हार चुके हैं। राहुल गांधी 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, राज्य हारते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कई चुनाव हार चुके हैं। शिवसेना ठाकरेस का पता नहीं है क्या स्थिति है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में इन सबको अगर ये एकजुट नहीं होंगे और ये सब अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी को नहीं हरा पाएँगे क्योंकि बीजेपी 24/7 वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। उनके पास संसाधन हैं, उनके पास सरकारें हैं रिसोर्सेज़ हैं और उनके जो नेता हैं वो 24/7 रैली करने के लिए राज़ी रहते हैं। और उनकी एक बड़ी मशीनरी ऐसी है कि जो सिर्फ़ चुनाव ही लड़ रही है। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियाँ सेम स्ट्रैटेजी पे काम कर रही हैं। वो तो भला हो इस देश के दलितों का जिन्होंने बाबा साहब के संविधान के मुद्दे के कारण थोड़ा-सा बैलेंस किया और बीजेपी बहुमत से नीचे आई, सरकार एनडीए की बनी। नहीं तो अगर आप उनको इस बार भी पूर्ण बहुमत मिलता, तो आप देखते कि बीजेपी के भीतर से बड़े-बड़े चेहरे कैबिनेट से बाहर हो जाते। आज जो हुँ। मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। कहीं गवर्नर होते, कइयों को वाइस प्रेज़िडेंट बना दिया जाता, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ संविधान के मुद्दे ने इन सबको बचाया। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, ऐसे बहुत सारे चेहरे थे। तो ये जो संतुलन था, इसने भी बड़ा बेनिफिट दिया है। नहीं, नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। तो लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे ने ये खतरा कि संविधान को बदल दिया जाएगा, इसने काम किया। लेकिन जब एसआईआर का सवाल उठाया जाता है और कहा जाता है कि एसआईआर के ज़रिए चुनाव आयोग दरअसल जो मतदान का अधिकार है, उसी के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है।
उसी को छीनने की कोशिश कर रहा है। अभी ठीक से लोगों तक बात नहीं पहुँची है, ये बात आपकी सही है। लेकिन हकीकत तो यही है कि एसआईआर के ज़रिए कर क्या रहा है? एसआईआर के ज़रिए जिन लोगों को भाजपा अपने लिए नुकसानदेह मानती है कि हमारे वोटर नहीं हैं, उनके वोट कट जाते हैं, अगर मोटे तौर पर देखा जाए। जिनको वो सोचती है कि हमें वोट मिल जाएँगे इनके, या जो फर्जी वोटर हैं, उनके वोट चालाकी से जोड़ दिए जाते हैं। चालाकी कोई भी हो, चालाकी धीरे-धीरे करके निकल के आएगी, अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं उस चालाकी के बारे में। तो ये भी तो असल में मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का संविधान सम्मत जो सर्वोच्च अधिकार है, जिसके लिए भारतीय संविधान विशेष रूप से जाना जाता है, संविधान को बिना बदले हुए दरअसल संविधान को कमज़ोर करना ही हुआ। तो ये भी तो संविधान की रक्षा का जो एक बड़ा संकल्प है, चाहे वो राहुल गांधी का हो, चाहे वो दलितों का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, ये भी तो उसी का हिस्सा है। तो इसको संविधान बचाने की मुहिम के एक नए हिस्से के तौर पर, एक नई अभिव्यक्ति के तौर पर क्यों नहीं देखा जा सकता? मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूँ। जी, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये बात बताएगा कौन देश की जनता को? ये तो विपक्ष का काम है। विपक्ष बताएगा देश की हाँ, जनता को कि हाँ। यहाँ पे भी हुँ, संविधान का ही गला घोंटा जा रहा है। संविधान ने जो आपको वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार को आपसे छीना जा रहा है। अब हुँ, मान लीजिए कि मैं आपका वोटर हूँ, ठीक है? हुँ, और आप एक विपक्षी पार्टी हैं हुँ, और अगर मैं बीजेपी को वोट नहीं करता हूँ और बीजेपी मेरी वोट काट रही है, तो ये मेरा भी दायित्व बनता है, ये आपका दायित्व बनता है कि आप उस चीज़ को सिक्योर करें। हुँ, बेसिकली क्या है, बेसिकली एसआईआर जो है ना, अगर आपको लगता है कि ये एक बड़ा मैनिपुलेशन है और वोट चोरी है, विपक्षी पार्टियों की वोट काटी जा रही है, विपक्षी पार्टियों को, उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को मिलके एक मुहिम चलानी चाहिए कि भैया हम अपनी वोट नहीं कटने देंगे। हमारा जो वोट बैंक है या हमारे जो लोग हैं, हुँ, उनको आप नहीं छेड़ सकते। बेसिकली ये दस्तावेज़ों के ज़रिए आपकी वोट काटने की कोशिश है, लेकिन इसमें आपको आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, ये जो वोट है ये नहीं कट सकता। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल राज्य सरकार का है। हुँ, राज्य सरकार ये सुनिश्चित करके दे रही है इलेक्शन चुनाव आयोग को, जिस भी किसी का ऑर्डर है ऊपर से, उसको ध्यान में रखते हुए कि हाँ, हमें इतने वोट काटने हैं, इस जाति के काटने हैं, इस धर्म के काटने हैं, जिसका फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन मैं ये ना एक एक्सपेरिमेंट था बिहार का चुनाव, जिसमें पायलट बीजेपी प्रोजेक्ट कह सकते हैं शायद। पायलट प्रोजेक्ट था, उसमें सफलता बीजेपी को मिली है। हुँ, लेकिन क्या ये बंगाल में भी सफल होगा? हुँ, तमिलनाडु में सफल होगा? ये यहाँ थोड़ा-सा मेरे मन में शंका है, सवाल है। तो मुझे ये देखना है कि राज्य सरकारों का कितना महत्वपूर्ण रोल है। हुँ, और अगर राज्य सरकारों का महत्वपूर्ण रोल है, तो अभय जी ये चिंता का विषय है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की सरकारें बहुत कम राज्यों में हैं। हुँ, हुँ, तो फिर ऐसे में जिस जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ संविधान और लोकतंत्र दोनों जो हैं, उनका उनकी क्या स्थिति होने वाली है, ये मुझे लगता है कि ये इस देश के लोगों को सोचना चाहिए और विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए। जो लोग इस चाहते हैं कि इस देश में एक मजबूत विपक्ष, मजबूत लोकतंत्र और संविधान का पालन हो, उन सबको मिलके सोचना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का विषय नहीं है। क्योंकि देश का विषय है, तो मेरा इसमें ये मानना है कि विपक्ष समूचा इकट्ठा हो और एक स्ट्रॉन्ग रणनीति लेके आए। ऐसे नहीं कि हुँ, लचर नीति नहीं चल सकती इसके ऊपर। हुँ, अब आप लोगों का लिटमस टेस्ट है कि आप इस पे खरे कैसे उतरेंगे। और अगर आपने अभी भी परफ़ॉर्म नहीं किया, तो फिर हुँ। अपनी जो जितनी आप लोगों की दुकानें हैं, ये दिल्ली से लेके और राजधानियों तक सब बंद हो जाएँगी। धीरे-धीरे सब बंद हो जाएँगे। हाँ, नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और हमारी आपकी चर्चा का ये एक बहुत ही मुखर संदेश है कि एसआईआर के सवाल पर, लोगों के वोटों की रक्षा के सवाल पर, विपक्ष को आपसी मतभेद भूलकर, छोटी-छोटी बातों को दरकिनार करके एकजुट होना चाहिए और वो बाकायदा एक मजबूत रणनीति निकाल कर लाए। न तो ये केवल कांग्रेस के बस की बात है, न किसी एक पार्टी के बस की बात है कि वो इस काम को कर पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन है, बहुत से राज्यों में उसका शासन है और वो बाकी जगहों पर अपना काम कर लेगी। जो शरारत चाहती है वोटों के साथ करना, छेड़छाड़ चाहती है, वो अपना कर ले जाएगी। इसलिए जब तक सारे देश में इसके प्रति माहौल नहीं बनेगा और बड़ी आवाज़ नहीं बुलंद होगी और लगातार बिना रुके हुए इस पे आंदोलन नहीं चलाया जाएगा, तब तक संभव नहीं है इस रणनीति की काट करना। बहुत-बहुत धन्यवाद आदेश जी। थैंक यू मैं सर। आपसे निवेदन करूँगा कि कभी-कभी नई परख के मंच पर समय देखते हुए और घटनाक्रम को देखते हुए अगर हम आपसे अनुरोध करें तो आप हम नई परख के जब मंच जब पर आप कहेंगे मैं हाज़िर हूँ, जी, कलेजी। बहुत-बहुत धन्यवाद।
बहुत थैंक यू।